हेलो दोस्तों, मैं मुख्तियार सिंह आज आपके सामने जलवायु विज्ञान का पहला टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके यूजीसी, एनटीए-नेट व आरपीएससी, एचपीएससी के अंदर जिसका अहम रोल रहता है। ये जो विषय है, मैं आपको इसके हर पहलू के ऊपर बात करूंगा और जहां जहां इससे रिगार्डिंग जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन आज पूरे क्लियर करवाऊंगा। इससे रिलेटेड जो जो आपकी डाउट रहेंगे, वो सभी के सभी क्लियर किए जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर करवाने जा रहा हूँ, वायुमंडल की वो सभी परतें करवाने जा रहा हूँ, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में समझाने से पहले कुछ दो चार बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, जो इसको समझने में आपको बहुत ही सहयोग देंगी। मेरा कहने का भाव ये है कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया से, धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वायु का दाब कम होता जाता है। वायु का दाब कम होगा तो आपको पता है, जो वायु के मॉलिक्यूल हैं, जो आयन हैं, जो कण हैं, वो आपके कम होते जाएंगे और ऊपर जाने पे हवा वैसे भी हल्की होकर फैल जाती है, और जब फैलेगी तो उसका लाइट वेट होता है, और जैसे जैसे हवा नीचे की तरफ आती है तो वो संपीड़ित हो जाती है, संघनन हो उसका मेरा कहने का मतलब घनत्व बढ़ जाता है नीचे आने पे। और दूसरा, जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो उन एटम्स को इतना ज्यादा खींचता है कि नीचे बहुत ज्यादा संघनतम पेटी मिलती है। अब आप सोचोगे कि संघनतम पेटी कौन कौन सी है, और बिल्कुल ही विरल या बिल्कुल कम घनत्व वाली पेटियां कौन कौन सी हैं। तो वो मैं आपको सभी की सभी बातें इसके अंदर बताने का कार्य करूंगा। तो आपने बस एक बात जरूर ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसे तिरछी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी हम कह सकते हैं। तो जो ये लाइन आपको नजर आ रही है डॉटेड, इस लाइन को भी आपने समझना है। मैं इस लाइन के द्वारा यहाँ पे तापमान के ऊपर कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, कि किस परत के अंदर तापमान बढ़ता है, किस तरफ परत के अंदर तापमान घटता है, क्या कारण रहता है। कारण एक ही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब आपका कम होता है, वायु दाब कम होगा तो आपका तापमान घटेगा। किंतु कुछ जगह ऐसी भी मिलेंगी जहां पे वायु दाब कम भी होता है किंतु तापमान भी ज्यादा होता है। उसका कुछ अलग कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ओजोन मंडल के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आयन मंडल में ऐसा देखने को मिलेगा कि जहां पे तापमान घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मैं अब टॉपिक के ऊपर चल रहा हूं। तो आपके सामने कुछ वर्ड इंग्लिश के अंदर हैं, जहां तक मैंने कोशिश की है हिंदी में लिखने की, और ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश ये भी है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले जहां पे हम रह रहे हैं, इस मंडल को क्षोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, बहुत सारे विद्वान 8 से 18 किलोमीटर के बीच में मानते हैं। अब 8 से 18 किलोमीटर मानने का कारण क्या है, आपने ये भी समझना है। 8 किलोमीटर जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, वो ध्रुवों पर होती है, और 18 किलोमीटर के आसपास जो हाइट है क्षोभ मंडल की, वो आपकी भूमध्य रेखा पर होती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, तापमान। भूमध्य रेखा पे कन्वेक्शनल करंट, जिसको संवहनीय तरंगे कहा जाता है, संवहनीय तरंगे उठती है क्योंकि तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होगा तो हवाएं ऊर्ध्वाधर रूप में यानी वर्टिकल मूवमेंट करती है, और वर्टिकल मूवमेंट करके ऊपर जाके फैल के वो ध्रुवों की तरफ उतरती है, या हाई या उच्च वायुदाब पेटी में उतरती है। तो जहां पर वायुदाब या हवाएं उतरती हों, वहां पे क्या होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है, और जहां से हवाएं उठती हों वहां पे इसकी ऊंचाई मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो ध्यान रखना है आपने। तो जो आपकी क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर है। अगर इसकी आप औसतन निकालोगे तो 12 से 14 किलोमीटर औसत हाइट मानी जाती है, औसत ऊंचाई मानी जाती है क्षोभ मंडल की। तो ध्यान रखना, ये आपका क्षोभ मंडल है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। क्षोभ मंडल के अंदर वो सभी मौसमी चेंज
यानी मेरा कहने का मतलब है सभी के सभी मौसमी जो बदलाव हैं, जो चेंज हैं, वो सभी के सभी आपके क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। अब मौसमी बदलाव में आप किस किस को शामिल करोगे? जैसे कि धुंध है, कोहरा है, कुहासा है, तूफान है, ओलावृष्टि है। ठीक है, ये सभी के सभी चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सभी आपको कहाँ पे नजर आते हैं? आपके क्षोभ मंडल में नजर आते हैं। ध्यान रखना है आपने। अब देखिए, आप सोचोगे कि ये पूरा क्षोभ मंडल है जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। मैंने एक नीचे हल्की सी पट्टी ली है जिसमें जहां पे हम रह रहे हैं, यहाँ से 1 से 3 किलोमीटर तक का आप हाइट ले लीजिए, ऊंचाई ले लीजिए वायुमंडल में। जब 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़, पर्वत, पठार, बिल्डिंगें, वृक्ष, यानी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिलेंगी जो किसी इस वायुमंडल के अंदर जो हवाएं चल रही हैं 1 से 3 किलोमीटर के बीच में, उनके लिए एक बाधा का कार्य करेगी। बाधा का कार्य करेगी तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे घर्षण बल पैदा होगा जिसके कारण तापमान बढ़ेगा। और घर्षण पैदा होता है तो इसीलिए इसको घर्षण परत या इसको फ्रिक्शन लेयर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है फ्रिक्शन लेयर की ऊंचाई क्या है, तो आपने ध्यान रखना 1 से 3 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। 1 से 3 लेके 3 किलोमीटर के बीच में आपकी फ्रिक्शन लेयर मिलती है, घर्षण परत मिलती है। तो ध्यान रखना, क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सभी की सभी आपको ऐसी स्थलाकृतियां देखने को मिल जाती हैं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, जो हवाओं के बीच में एक ऑब्स्टेकल का कार्य करती हैं, आपकी बैरियर का कार्य करती हैं, बाधाओं का कार्य करती हैं। तो उसके ऊपर आपके मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे घर्षण के कारण ध्यान रखना एक बार आपको कि जो घर्षण परत थी यहाँ पे तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तापमान बढ़ा, और बढ़ने से बढ़ेगा तो आपने ध्यान रखना है जब वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़े तो उसको क्या कहा जाता है? ताप का प्रतिलोमन कहा जाता है। ताप का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। और जहां पर ऊपर जाने पे तापमान घटे उसे नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप दर कहा जाता है। इसे पर्यावरणीय ताप पतन दर भी कहा जाता है। आपने इसको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहा जा सकता है या इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जा सकता है। इसे आप हिंदी में मैंने बताया तापमान ह्रास दर भी कह सकते हो। किसको? जब ऊपर जाने पे तापमान घटे तो तापमान ह्रास दर, और जब नीचे आने पे तापमान या ऊपर जाने पे तापमान बढ़े, ऊपर जाने पे तापमान बढ़े तो ताप का व्युत्क्रमण हुआ है, ताप का प्रतिलोमन हुआ है, और ऊपर जाने पे तापमान घटता है तो ताप का ह्रास हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल में यानी 1 से 3 पे तापमान बढ़ा है, जबकि 1 से ऊपर जब 3 किलोमीटर से ऊपर आप 18 तक आप पहुंच रहे हो तो यहाँ पे तापमान घटा है। यानी घटने की दर क्या है? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट या तापमान ह्रास दर। तो ध्यान रखना है, सभी मौसमी बदलाव होते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में आपको ये भी बता दूं, ट्रोपोस्फियर शब्द किसने दिया था? ये टिजरेंस द बोट नाम के व्यक्ति रहे हैं आपके, टिजरेंस दी बोट। तो मैं आपके कुछ नाम साइड में लिख रहा हूं, इसको टिजरेंस दी बोट। तो आपसे पूछा जा सकता है टिजरेंस दी बोट के नाम से नाम के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर शब्द दिया है। अब ट्रोपोस्फियर के खत्म होने के बाद 2 से 3 किलोमीटर की एक मोटी परत पाई जाती है जिसे सीमा का नाम दिया जाता है। अब ये सीमा किसकी बनाती है? क्षोभ मंडल की। तो इसको क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा, या आप इंग्लिश में अगर बोलोगे तो ट्रोपोपाज कहोगे, ट्रोपोपाज। तो मैंने लिखा है ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा। तो ध्यान रखना है। अब माइंड में ये भी चल रहा होगा कि क्षोभ सीमा का कार्य क्या है। पहली तो बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तापमान स्टेगनेंट हो जाता है, शिथिर हो जाता है। शिथिर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये समताप मंडल इससे आगे स्टार्ट होना है, आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपकी एक सर्दियों के दौरान एक पवन का एक पश्चिमी विक्षोभ चलता है जिसको जेट स्ट्रीम का नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, यूजीसी एनटीए-नेट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था जेट स्ट्रीम कहाँ पर चलती है? क्षोभ सीमा में चलती है।
सोब सीमा या आप कह सकते हो ट्रोपोपाज में चलती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे तापमान देखिए आप स्थिर है, और आगे ये 20 से 18 से 20 होती है, तो 2 किलोमीटर के आसपास हमने इसकी बाउंड्री मान ली। इससे आगे आपका समताप मंडल स्टार्ट हो चुका है। समताप, समान ताप हो जहां पर, उसे समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर तापमान समान बनता नजर आ रहा है हमें, किंतु ध्यान रखना इस समताप मंडल के अंदर एक मंडल पाया जाता है जिसे ओजोन स्फीयर कहा जाता है, जिसे ओजोन मंडल कहा जाता है। तो यहाँ से तापमान वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आपसे भी मैं पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, आपने इसके बारे में कुछ बताना भी है, और मैं कुछ बातें आपको बता भी रहा हूँ। ओजोन मंडल के अंदर तापमान बढ़ता है, जिसका कारण क्या है? ओजोन मंडल आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को सोखता है। पराबैंगनी विकिरणों को सोखेगा तो क्या होगा? अवशोषित करेगा, अवशोषण ज्यादा होगा और ये नीचे नहीं आने देगा। और आपको पता है जब कहीं पर इनकमिंग हो, आउटगोइंग ना हो, तो तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट रेंज पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से ओजोन स्फीयर में आपका तापमान बढ़ना आरंभ हो जाएगा। और बढ़ते किस दर से बढ़ेगा? 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यहाँ पे तापमान बढ़ता है ओजोन स्फीयर में। किसके कारण? पराबैंगनी किरणों के कारण। पराबैंगनी किरणों को सोखता है। और अब कुछ बातें ध्यान रखना, ये किसका है ओजोन मंडल भाग? आपका समताप मंडल का भाग है, जो कि 30 से 50 या कुछ बुक जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो 15 से 35 किलोमीटर भी दिया गया है, किंतु है कहाँ पे? समताप मंडल के अंदर है। और ध्यान रखना 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका पाया जाता है। किस चीज का? ओजोन लेयर का, ओजोन गैस का सबसे ज्यादा सांद्रण आपका कहाँ मिलेगा? 22 किलोमीटर के ऊपर। तो आपने ध्यान रखना है इसको। तो देखिए हम समताप मंडल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर ओजोन स्फीयर है। समताप मंडल का जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, समान ताप बोला था मैंने, एक समान तापमान दशाएं हैं। यहाँ पे तापमान की एक लेयर पे लेयर होती है, बिल्कुल एक समान फिनोमिना रहता है एनवायरमेंट का यहाँ पर। तो यहाँ पर इस मंडल को, समताप मंडल को वायुयान के उड़ाने के लिए, वायुयान के उड़ान के लिए, वायुयान के उड़ाने के लिए बहुत ही एक उपयुक्त दशा मानी जाती है। सबसे उपयुक्त दशा कहाँ पे है? समताप मंडल के अंदर। तो आपने इसको ध्यान रखना है, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसको क्या बोला जाता है? अगर हम कहें रीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन भी कहा जा सकता है, सतरण मंडल भी आप कह सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है समताप मंडल में कौन से बादल मिलते हैं, जिसको मुक्ताब बादल कहा जाता है। मुक्ताब, ध्यान रखना, मुक्ताब मेरे नाम से ही थोड़ा सा मैच करता है, मुख्तियार सिंह नाम है मेरा, तो ये मुक्ताब से मैच करता है, जिसको मदर ऑफ पीरल्स क्लाउड कहा जाता है। तो ध्यान रखना, तो मुक्ताब बादल कहा जाता है। तो मैंने ये कुछ बातें बताई हैं आपको ओजोन स्फीयर के बारे में। तो ओजोन मंडल था ये किसके अंदर? समताप मंडल के अंदर। अब देखिए, अब माइंड में ये भी आया होगा कि सर ने बताया था कि ट्रोपोस्फियर को किसने दिया? टिजरेस दी बोट ने। किंतु मैं आपको बताता हूं साथ के साथ कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर वर्ड भी आपका टिजरेस दी बोट के द्वारा दिया गया है। और यहां तक कि समताप सीमा जो आएगा, स्ट्रेटोस्फियर आएगा, स्ट्रेटोपाज जो वर्ड आएगा यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर एंड स्ट्रेटोपाज, या आप कह सकते हो समताप मंडल या समताप सीमा, दोनों शब्द भी आपके टिजरेस दी बोट के द्वारा दिए गए हैं। और एक और बात ध्यान रखिए आप, यहाँ पे सोब सीमा है, ये जो शब्द है ये नेपियर सां के द्वारा दिया गया है। नेपियर सां के द्वारा दिया गया है। नेपियर सां, ये नेपियर सां के द्वारा दिया गया शब्द है। क्या? सोब सीमा नेपियर सां के द्वारा, जबकि टिजरेस दी बोट यानी जिसमें एक तो शोभ मंडल हो गया, एक समताप मंडल और एक समताप सीमा, जो अब हम पढ़ेंगे, ये 3 वर्ड हैं, आपके शब्द हैं, टिजरेस दी बोट नाम के विद्वान के द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए अब 50 किलोमीटर पे इस तरीके से आपका समताप मंडल खत्म हो जाता है। इसके ऊपर 2 किलोमीटर की एक मोटी परत है जिसे समताप सीमा कहा जाता है।
यहाँ पे जाके फिर आपका तापमान बढ़ने की बजाय आपका स्थिर हो जाएगा। स्थिर होगा तो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश भी की है कि यहाँ पे तापमान आपका स्थिर हो चुका है। और यहाँ से फिर जब हम मध्य मंडल में पहुंचेंगे, मेसोस्फीयर में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे तापमान बढ़ेगा नहीं, घटना शुरू हो जाएगा। देखिए दोबारा यहाँ पे तापमान बढ़ा था फ्रिक्शन में, फिर घटा, फिर स्थिर हुआ, फिर बढ़ा, फिर स्थिर हुआ, फिर घटा। तो मध्य मंडल के अंदर आपका तापमान घटते घटते -100 से -130 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। -100 से 130 किलोमीटर के आसपास आपका तापमान हो जाता है। कहाँ पे? आपका 80 किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपका मध्य मंडल पाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है 80 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा तापमान? -100 से माइनस का 130। और ओवरऑल एवरेज अगर कहा देखा जाए तो यहाँ पे -80 तो रहता ही रहता है। तो आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे तापमान फिर घटना आरंभ हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल, कुछ विशेष तरह के बादल मिलते हैं जो हमें रात को दिखाई देते हैं, जिसे निशादीप्त बादल कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है निशादीप्त बादल किस मंडल में दिखाई देते हैं? तो निशादीप्त बादल बादल आपके कहाँ पे नजर आएंगे? ये आपके निशादीप्त बादल आपके मध्य मंडल के अंदर नजर आते हैं। निशादीप्त, निशा मीन रात, दीप्त मीन दिखाई देने वाले बादल कहाँ पे? मेसोस्फीयर के अंदर नजर आते हैं, मध्य मंडल में आते हैं। तो ये 80 किलोमीटर तक आपका मेसोस्फीयर या मध्य मंडल बन जाता है। इसके ऊपर 2 किलोमीटर की फिर आपकी एक परत आ जाएगी जिसे सीमा नाम दोगे, यानी मध्य सीमा या मध्य मंडल की सीमा या मेसोपॉज। तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो 80 से 82 आपकी सीमा हो गई। इससे ऊपर आप जाओगे 500 किलोमीटर तक, आपका आयन मंडल आएगा। आयन मंडल ध्यान रखना, जितने भी मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे अनुभव के तौर पे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आयन मंडल से पूछे गए हैं। चाहे वो HPSC का एग्जाम हो, चाहे आपका UGC NTA नेट या PGT RPSC कुछ भी हो, तो वो सभी बातें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो देखना, आयन मंडल के बारे में आपको मैं कुछ बातें बता दूं एक बार। आयन मंडल है, आयन मंडल के है तो हम सब आज एक दूसरे से संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने मोबाइल मिलाया, रेडियो पे खबर सुनी, टीवी पे देखा, या ईमेल जो भी यूज कर रहे हो, क्योंकि वो कनेक्टिविटी का जो जरिया है वो आपका किसके द्वारा होता है? एक सैटेलाइट के द्वारा होता है, जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सैटेलाइट से हम कॉल करते हैं, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन आपकी सैटेलाइट में जाती है और सैटेलाइट आपके आपके आइनोस्फीयर की हाइट पर छोड़े जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जब ये सैटेलाइट फिर आपकी रेडिएशन को अपने टावर को रिफ्लेक्ट करते हैं और वहां से रेडिएशन आपके मोबाइल में आती है। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने कई बार देखा होगा आसमान में रात को कुछ विशेष तरह की लाइट या रोशनी नजर आती है आपको। जो तारे हैं वो एक ऐसा लगता है कि ये कुछ तारे या ये कुछ अलग अलग टाइप की अलग सी रोशनी आपको नजर आती है। अगर मैं खासकर बात करूं, आप कभी नेट पे सर्च मार के देखना और अरोरा लिखना, ध्रुवीय ज्योतियां लिखना आप, तो आपको अलग अलग ऐसी नजर आएगी, ऐसी तारों की या ऐसी आसमान की ऐसी लाइट नजर आएगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे आसमान में पेंटिंग की गई हो। तो उस तरह की जो रोशनी आसमान में नजर आती है उसको ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। ये ध्रुव के ऊपर मिलती है, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ मिलती है उसको अरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कह सकते हो, किंतु जब ये नेट के एग्जाम में आता है तो वहां पे आपने ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे नाम भी लिख रहा हूँ, इसको उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या आप अरोरा बोरेलिस, अरोरा बोरेलिस, ध्यान रखना, अरोरा बोरेलिस। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुवीय ज्योति है, उत्तरी गोलार्ध में जो पाई जाती है। जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिस। यहाँ पे आपने बस एक ध्यान रखनी है बात, मैं आपको एक इसका याद करने का पॉइंट भी बता देता हूँ। ब्रिटेन आपका उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, जबकि
ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी वो बोरेलिस है, जबकि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मिलेगी उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। आपने इसको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होगे सर ने तो इसके अंदर बहुत सारी परतें बनाई हुई हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जब पीछे आपका 2 या 3 साल के आसपास एक वैकेंसी आई थी, 2-3 साल पहले, तो उसके अंदर 170 पोस्ट थी हरियाणा के अंदर, तो वहां पे इस लेयर के अंदर से एक प्रश्न आया था। और क्या आया था, अब मैं आपको एक बार मोटे तौर पे बता दूं। जो आयन मंडल आपको नजर आ रहा है, जो आपका 82 से 500 किलोमीटर के बीच में है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी परतें हैं जो उसके बारे में आपने समझना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 6 परत हैं। अब 6 जो परत हैं वो आपकी देखिए डी, ई, E1, F1, F2 और G, ये कुछ परत हैं। और मैंने साथ के साथ इनकी हाइट भी लिखने का कार्य किया है। हाइट ये 80 से 90 किलोमीटर, 90 से 130 किलोमीटर, और इस तरीके से आपका 400 से 500 किलोमीटर। अब ये जो हाइट बताई गई है, यहाँ पे याद रखना क्या है आपको, वो बोलेगा डी परत। डी परत, ये नाम ही ध्यान रखना, डी नाम है। डी परत किस ऊंचाई पर मिलती है, 80 से 90। ऐसे ई बोलेगा तो 90 से 130, E1 बोलेगा तो 130 से 150, F1, F2, G। किंतु इतना सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ये आप सभी को याद है। प्रश्न क्या पूछेगा, डी परत का क्या काम है, कैसे दिखती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको 6 परत नजर आ रही हैं, डी, ई, E1, F1, F2, G और G, इसमें इन 6 के 6 में G परत को छोड़ के ये जो 5 परत बची हुई हैं, ये जो परत हैं आपकी दिन के दौरान दिखती हैं, रात के दौरान गायब होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है, एक ये F1 से D, यानी D से लेके F2 तक जो परत हैं, ये दिन के दौरान आपकी दिखती हैं, जबकि नाइट के दौरान आपकी गायब रहती हैं, आपने ध्यान रखना है। जबकि सिर्फ एक G लेयर ऐसी है, G परत ऐसी है जो आपकी डे और नाइट, यानी दिन और रात दोनों में आपको नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इनकी कुछ खास बातें बता रहा हूं जो इनकी है, जो हमारे पेपर में आई हुई थी। जो डी परत है, ये रेडियो वेव को अब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं, जबकि ये ऊपर वाली सभी E1, F1, F2 और G, ये जो ऊपर वाली परत हैं, ये आपकी सभी जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो किरणें हैं, उनको आपको परावर्तित करने का कार्य करती हैं, रिफ्लेक्ट करने का कार्य करती हैं। तो ध्यान रखना, डी परत क्या करेगी, रेडियो वेव को सोखती है, अब्जॉर्ब करती है, जबकि ऊपर वाली परतें आपकी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती हैं, परावर्तित करती हैं। तो आगे हम बात करेंगे। देखिए जो ई परत है, क्योंकि प्रश्न ही यहां से आते हैं, ई परत का निर्माण कैसे हुआ, जब पराबैंगनी किरणों के ऊपर नाइट्रोजन या N2 नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई, तो आपकी कौन सी परत का निर्माण हुआ, ई परत का, जिसे कैनली हेविसाइड परत कहते हैं। कैनली हेविसाइड परत कहते हैं। कैनली हेविसाइड ये पूरा नाम है इसका। आपसे पूछा जा सकता है कैनली हेविसाइड परत किसे कहोगे, ई परत को कहोगे। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कैनली हेविसाइड परत कहा जाता है इसे। आप देखिए आगे E1 लेयर लिखा है मैंने, E1 परत कि E आपकी 90 से 130 मिलेगी, और पराबैंगनी यानी UV का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेंज के ऊपर नाइट्रोजन की रिएक्शन से, UV के ऊपर हुई है नाइट्रोजन की रिएक्शन, उसके कारण आपकी कैनली हेविसाइड परत का निर्माण हुआ है। आगे देखिए आप, मैंने लिखा है E1, E1 के अंदर आपको क्या मिलेगा कि यूवी के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, तब जाके आपकी ई लेयर का निर्माण हुआ, E1 का निर्माण हुआ। यूवी के ऊपर यानी अल्ट्रावायलेट पे जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हुआ तो ई परत, जबकि E1 परत का निर्माण कैसे हुआ है, जब पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है। तो इसको आप क्या कहोगे, ध्यान रखना यहाँ से आप, जब यूवी के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है तो इससे आपका E1 परत का निर्माण हुआ है। और ऊपर इसके 2 परत हैं, F1 और F2, F1 और F2, F1 और F2। यहाँ पे आपका क्या है कि F1 और F2 जो परत हैं,
इन दोनों परतों को अपलेटीन परत कहा जाता है। अपलीटन परत, अपलीटन ये पूछा गया है एग्जाम में F1 और F2 के बारे में। अपलीटन परत किसे कहा जाता है? F1 और F2 परत को अपलीटन परत कहा जाता है। ये सभी जो हम परत पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना ये आयन मंडल के अंदर है। कहीं सोचो कि सर कहाँ पे ले गए आपको, तो ध्यान रखना इसको। आगे देखिए, एक जी परत बचती है जो बिल्कुल 400 से 500 के बीच में मिलती है। ये किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है? देखिए यहाँ पे यूवी के ऊपर नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई थी, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट की रिएक्शन हुई है, जिसके फलस्वरूप आपके जी परत का निर्माण हुआ है। ये दिन और रात दोनों को दिखाई देती है। ये सभी की सभी परतें आपकी आयन मंडल में हैं। मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। कैनली हेविसाइड कौन सी थी? ई परत, जबकि अपलीटन में F1 और F2 थी। यूवी के ऊपर जब N2 की रिएक्शन हुई तो ई बनी, यूवी के ऊपर O2 की रिएक्शन हुई तो E1 बनी, और N2 के ऊपर यूवी की रिएक्शन हुई तो G बनी। G को छोड़ के सभी परतें दिन में दिखाई देती हैं, रात को गायब होती हैं, जबकि G परत आपकी दिन और रात दोनों को दिखाई देती है। इस आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योतियां देखने को मिलती हैं, जिसे अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये आयन मंडल है। एक और बात आपको बताऊं, यहाँ पर आयन मंडल में तापमान इतना बढ़ता है कि बढ़ते बढ़ते 400-500 किलोमीटर के आसपास आपका तापमान 1100 प्लस डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप सोच सकते हो 1100 प्लस हो जाता है, 1100 डिग्री प्लस में। और यहाँ पे जब कई बार हम सुनते हैं कि कोई उल्का पिंड आया, तो इसमें इतना तापमान होता है बहुत ज्यादा। और जब कोई उल्का पिंड या और कोई भी ऐसा मेरा कहने का एस्ट्रॉइड जब वायुमंडल से आ रहा होता है, वायुमंडल को चीरकर, तो वो आते आते आपका क्या होगा, वो आते आते वायुमंडल को चीर कर आएगा, तो इस आयन मंडल में आने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, विस्फोट के साथ जल जाएगा। यहाँ पे नहीं पहुंचेगा आपका, कहाँ पे, इस पृथ्वी के ऊपर। तो इसमें बहुत ज्यादा तापमान होता है, यहाँ पर उल्का पिंड आते आते आपका खत्म हो जाता है। कारण क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इससे आगे जाते जाते तापमान आपका बढ़ रहा है, और आयन मंडल से ऊपर का जो मंडल है उसको क्या कहा जाता है? उसको बाह्य मंडल कहा जाता है। बाह्य मंडल या इसको एक्सोस्फीयर। ध्यान रखना, यहाँ पर तापमान बढ़ते बढ़ते आपका हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तापमान बढ़ रहा है, तापमान के बढ़ने की दर को मैंने क्या नाम दिया था? मैंने इसको बोला था ताप का प्रतिलोमन या इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर नाम दिया था। ध्यान रखना, आपसे एक प्रश्न और भी आया हुआ है, मैं आपको बताऊं। दिसंबर 2015 के नेट में एक एग्जाम में पूछा गया था, मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर किस स्फीयर का भाग है? और यहाँ पे माइंड में रहता है कि बंदे के गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपने ध्यान रखना है, चुंबकत्व मंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबकत्व मंडल। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है चुंबकत्व मंडल को मैग्नेटोस्फीयर की, ये आपका एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल का भाग है। और इसके ऊपर इस तरीके से आप जाते जाओगे 3000 से 16000 किलोमीटर के आसपास की जब ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, अब नवीन तकनीकियों के द्वारा, नई खोजों के द्वारा एक बेल्ट का पता लगा है, जिसे वान एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। कहाँ पे? बाह्य मंडल की ऊपरी परत में, यानी 3000 से 16000 किलोमीटर के आसपास जो परत मिलेगी उसको वान एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया है, हमने एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन किया कि वायुमंडल में परतें क्या हैं। किंतु आप ध्यान रखना, यहाँ पे 2-3 बातें और हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है सममंडल और विषम मंडल क्या है? सममंडल और विषम मंडल। अब सममंडल का ध्यान रखना, नीचे वाले 3 मंडल को, नीचे वाले 3 मंडल को आपका सममंडल कहा जाता है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से इसको लोकेट भी करके दिखाया है ऐसे, जिसमें सौभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, यानी मध्य सीमा से लेके आपका घर्षण परत के बीच में ये जितना, यानी मेरा कहने का मतलब है आप कह सकते हो 0 से 90 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है वो आपका वायुमंडल में, उसको सममंडल कहा जाता है। और 90 किलोमीटर से ऊपर का जो पोर्शन है उसको विषम मंडल कहा जाता है। उसको इंग्लिश में हेटेरोस्फीयर कहते हैं, इसको विषम मंडल को, जबकि इसको होमोस्फीयर। ध्यान रखना, इस ऊपर वाले मंडल को आयतन मंडल भी कहा जाता है, वॉल्यूम स्फीयर भी कहा जाता है, इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर क्यों कहा जाता है?
जिसमें आयन मंडल और बाह्य मंडल थे आपके, क्योंकि यहाँ पे तापमान पूरे का पूरा बढ़ता जाता है, घटता नहीं है कभी भी। तो ये क्या थे आपके आयतन मंडल में तापमान बढ़ता है, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर या ताप मंडल भी कह सकते हैं, इसको विषम मंडल भी कह सकते हैं, इसको आयतन मंडल भी कह सकते हैं, जबकि नीचे वाले मंडल को सममंडल कहते हैं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आया था, अब की बार ही मैं आपको बताऊं, एचपीएससी की पोस्टें आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वहां पे पूछा गया था, कुछ लेयर पूछी थी, कुछ परतें पूछी थी जो गैसेस के ऊपर थी। आपको बता दे, ध्यान रखना, वैसे भी इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन की जो अगर देखा जाए मात्रा सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, और इस तरीके से करते जाओगे तो हाइड्रोजन हीलियम सबसे कम है, हाइड्रोजन सबसे कम है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी एक डायग्राम या पेटी के द्वारा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। नाइट्रोजन परत है जो आपकी 90 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ऑक्सीजन जो परत है 200 से 1100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और हीलियम आपकी 1100 से 3500 किलोमीटर, और इस तरीके से हाइड्रोजन आपकी 3500 किलोमीटर। अब ये आंकड़े आपने एक बार ध्यान रखने हैं, किंतु इन्हीं का आंकड़ों को जब आप देखोगे तो आपने समझना है नाइट्रोजन देखिए 0 से लेके 90 किलोमीटर तक आप जाओ तो यहाँ तक आपको क्या किस चीज का कंसंट्रेशन मिलेगा ज्यादा, नाइट्रोजन का। तो आप कह सकते हो ये आपका नाइट्रोजन है। फिर देखिए आगे क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन 200 से 1100, यानी आप ऊपर तक जाइए, ये आपका ऑक्सीजन वहां तक मिल सकती है। फिर और ऊपर तक आप जाओगे तो आपका ऊपर जाने पे आपका क्या मिलेगी, आपको हीलियम मिलेगी, और ऊपर जाते जाओगे तो बिल्कुल आप कहोगे कि बिल्कुल ऊपर जाने पे आपके हाइड्रोजन मिलती है। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को विराम देते हुए आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर कोई भी आपको समस्याएं आए तो आपको क्या करना है, आपने इसको कोई भी अगर समस्या हो तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं रखनी है। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।